नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत लगभग 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक सीरीज कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर प्लस कुछ गैसिंग पेपर के आधार पर लिए गए हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, धातु या अनुरक्षण ध्वनि संकेतों से भाषा की उत्पत्ति मानने वाला विद्वान यहाँ पर कौन था। तो आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ समझाऊंगा थोड़ा बहुत। तो इसका सही आंसर था प्लेटो। प्लेटो जो था धातु या अनुरक्षण ध्वनि संकेतों से भाषा की उत्पत्ति मानता था, यानी भाषा का उद्गम जो है उसने क्या माना कि ध्वनि संकेतों का से ही भाषा का जन्म होता है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, थोड़े ध्यान से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की उत्पत्ति विभिन्न ध्वनियों के आधार पर निर्मित शब्दों के विकास क्रम से हुई है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो हेनरी स्वीट ने यह कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा का अर्थ क्या है? ध्वनि प्रतीक, शब्दता, भाव विचार या फिर बोलना या कहना। तो अपने मुंह से जो ध्वनि चिन्हों का उपयोग हम करते हैं, एक सेंस में ध्वनि प्रतीक ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट सा शब्द हमारे सामने है, इसलिए हम बोलना या कहने को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। इसके अलावा है कि व्यक्ति के आपसी संबंध, वार्तालाप, विचार विमर्श, चर्चा, शिष्टाचार प्रदर्शन किस में संभव है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भाषा के अंतर्गत संभव है। एक और स्टेटमेंट आपके सामने है कि मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए भाषा वरदान साबित हुई है। यह परिभाषा किसने दी है? तो आचार्य दांडी की ये परिभाषा है। हेनरी स्वीट की भाषा विषयक परिभाषा कौन सी है? तो सीधे आंसर पे आते हैं कि जिन व्यक्त ध्वनियों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है वही भाषा माना गया है हेनरी स्वीट के द्वारा। इसके अलावा बताया गया है कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा किस प्रकार की संपत्ति है? पैतृक संपत्ति, क्या ये हमें हमारे पिताजी से मिली है या संपत्ति के रूप में मिली है? नहीं। संप्रेषण संपत्ति? नहीं। क्या ये भौगोलिक संपत्ति है? इसका सही आंसर होगा अर्जित संपत्ति। अर्जित का मतलब होता है हासिल करते हैं, ये हम अपनी कौशल विकास से हासिल करते हैं। अगला है कि भाषा का संप्रेषण मूलतः कैसा होता है? तो भाषा का संप्रेषण कैसा होता है समझते हैं। वाचिक, परिवर्तनशील, गतिशील या ऐतिहासिक। तो इनमें से सबसे जो सुटेबल है वो है वाचिक। वाचिक का मतलब होता है भूले जाने वाला। तो भाषा का जो कम्युनिकेशन है जनरली कैसा होता है? भूला जाने वाला, यानी वाचिक होता है। एक क्वेश्चन है कि राजेंद्र, रजुआ उदाहरण भाषा की किस विशेषता का संकेत यहाँ पर है? तो भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर, यानी राजेंद्र थोड़ा क्लिष्ट है, राजेंद्र को हमने और देहाती भाषा में, और रजुआ जो है हमने अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसको क्या है कन्वर्ट कर लिया है। तो ये भाषा का क्या है? रूपांतरण है सुविधा के हिसाब से। आगे चलते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव जो है वो वर्णमाला चैप्टर से हैं, तो इन्हें ध्यान से थोड़ा देखेंगे। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो कल मैंने आपको व्यंजन वाले टॉपिक में, वर्णमाला वाले टॉपिक में आराम से सब कवर करा दिए थे। तो जो दीर्घ स्वर हैं जिनको बोलने में समय हस्व स्वरों की तुलना में ज़्यादा लगता है, उनकी संख्या यहाँ पर 7 है। लेकिन हस्व स्वर जैसे आ, ई, उ, इनको बोलने में समय कम लग रहा है, तो ये हस्व स्वर, हस्व स्वरों की जो संख्या है 11 बताई गई है। अगला है स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन मैंने कल आपको समझाया था कि इनकी संख्या 25 होती है और 5 वर्गों में होते हैं। कचट तप के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था। कचट तप वर्ग यानी उस स्पर्श व्यंजन का जो पहला वर्ण रहेगा उसी के आधार पर ये 5 वर्गों के नाम रखे गए हैं। इनकी संख्या 5 है। फिलहाल में आपसे पूछें कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको इतना पता होगा कि जो सा हा है ये ऊष्म व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन। इसके अलावा यारा लावा जो है ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। साथ के साथ ये जो चारों दिख रहे हैं ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, जो कि अन्य 2 वर्णों के योग से बने। जो ऑप्शन बचा हुआ था वो क्या हो जाता है? स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई ध्वनियों को जब शब्द चिन्हों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई भी वर्ण होते हैं, और जब ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम शब्द चिन्हों के माध्यम से जब हम ध्वनियों को व्यक्त करते हैं तो वही वर्ण बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी जो स्वतंत्र या सार्थक इकाई है वो शब्द है।
रचना के आधार पर शब्द निर्माण में किसकी सहायता ली जाती है? तो जब रचना के आधार पर आप शब्द निर्माण करते हैं तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता ली जाती है। मैंने शब्द निर्माण में आपको जो है रचना के आधार पर व्युत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का विभाजन पढ़ा दिया है, तो वीडियोज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र, आत्मा, स्वर्ग, पुण्य आदि किस भाषा से लिए गए हैं? ये तत्सम भाषा के शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के जो हैं शब्द भेद होते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हमने ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए हैं। उदाहरण आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य के बिना किसका संप्रेषण नहीं होता? तो अगर वाक्य हमने नहीं बोला तो हम एक शब्द में भी बोल सकते हैं, तो शब्द इसका आंसर नहीं होगा। क्रिया, जैसे मैंने कुछ भी क्रिया का नाम लिया, जैसे कूदना, तो उसमें वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अलावा भाषा में जरूरी नहीं कि वाक्य हो, तो इसका सही आंसर है कि भाव जो है इसको हम वाक्य के बिना संप्रेषित नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वाक्य के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो वाक्य की जो रचना है वो उद्देश्य और विधेय से लेकर के बनती है। वाक्य के अभिन्न अंग है उद्देश्य और विधेय। इसके अलावा योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति किसके गुण हैं? तो ये वाक्य के गुण हैं। एक बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि विधान सूचक, निषेध सूचक और संकेत सूचक जो वाक्य के भेद हैं, इनका आधार कौन सा है? तो वाक्य के भेदों में विधान सूचक है यानी साधारण सा वाक्य, एक है नेगेटिव और एक है हमारा संकेत सूचक जो हमें संकेत करता है स्टेटमेंट की तरफ। तो इनकी सार्थकता कब है? जब इनका अर्थ निकले। जैसे निषेधात्मक में नकारात्मक अर्थ निकलेगा, विधान सूचक में साधारण, और संकेत सूचक में जैसे मैं बोलूं कि रमेश का घर पूर्व दिशा की ओर है, तो मैं ये संकेत दे रहा हूं। तो इसका अर्थ या सार्थकता कब है? जब इसका अर्थ निकले। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी जो है के अंतर्गत जो है खड़ी बोली, ब्रज, ये सम्मिलित की गई हैं। बाकी की जो बची हैं इन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे जयपुरी और मालवी, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। भोजपुरी और मैथिली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अवधी और बघेली किस भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस की रचना किस बोली में लिखी गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रामचरितमानस की जो रचना है किसके द्वारा की गई ये कमेंट करें, और अवधी भाषा में जो है इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों या शहरों और कस्बों के बाहर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जो बच गए हैं वही होंगे, जो कि हमारे रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट है कि साहित्यिक गद्य की प्रेम सागर रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया है? तो प्रसिद्ध लेखक लल्लू लाल के द्वारा साहित्यिक गद्य रचना प्रेम सागर में खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, आपको पता होगा कि 8th शेड्यूल जो है ये भारतीय भाषाओं से संबंधित है। इसमें वर्तमान समय में 22 भारतीय भाषाएं हैं। लास्ट में जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो है BDMS यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब मुझे आप ये बताएं कि जब ये 8वीं सूची बनी थी तब उसमें कितनी भारतीय भाषाएं थीं? भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो इसमें है जम्मू कश्मीर और दिल्ली। इस ऑप्शन के हिसाब से जम्मू कश्मीर और दिल्ली सही है। राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है, ये कथन किसका है? ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये शाजापुर में रहते थे, शाजापुर में इनका जन्म माना जाता है। वर्तमान में देश प्रेम, स्वभाषा प्रेम, स्वाभिमान की संवाहिका का सम्मान भारत की किस भाषा को प्राप्त है? ये हिंदी भाषा को प्राप्त है। अब देखिए, विदेशी लोगों के बीच संचार के लिए जिस भाषा का उपयोग होता है वो कौन सी भाषा है? तो इंटरनेशनल लैंग्वेज ही हम और अन्य देश के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करती है। विश्व के लगभग कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है? तो विश्व में लगभग 950 से ऊपर संस्थान ऐसे हैं जिनमें हिंदी विषय का अध्ययन जो है हो रहा है। अब क्वेश्चन अच्छा है कि भाषा का जो वरदान है मनुष्य को किसने दिया? तो प्रकृति ने दिया। देखिए, भाषा बोलना भी प्रकृति से खाती है। आसपास के वातावरण को देख करके इंसानों ने सबसे पहले ध्वनि का इस्तेमाल किया, फिर सार्थक ध्वनि जो बाद में भाषा के रूप में विकसित हुई। मन और शरीर के स्वास्थ्य से मूलतः कैसा विकास होता है?
तो मन और शरीर के स्वास्थ्य से, अगर मन और शरीर स्वस्थ है तो बौद्धिक या फिर मानसिक विकास विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक ये किसके भेद हैं? तो ये बुद्धि के भेद हैं। अनुकूल वातावरण एवं चीज़ों के ज्ञान आदि से क्या होता है? तो अनुकूल वातावरण और अगर आपको चीज़ों का ज्ञान होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, यानी आपका आर्थिक विकास अच्छा होगा। संवेग के संदर्भ में वुडवर्थ की परिभाषा क्या थी? संवेग किसी प्राणी की हलचलपूर्ण अवस्था है। संवेग का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण के रचनात्मक कार्य कौन कौन से हैं? काव्य में अभिरुचि निर्माण, संचय वृत्ति का विकास, प्रतियोगिताओं का आयोजन, ये सभी काव्य शिक्षण के रचनात्मक कार्य हैं। आदर्श काव्य पठन हेतु क्या धातव्य नहीं है? आदर्श काव्य के पढ़ने के लिए क्या ध्वातव्य नहीं है? गति, आरोह, अवरोह या लेखन। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ लेखन की कोई आवश्यकता नहीं है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये किसका मत है? कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह कथन है धूमिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लय, छंद, तुक, अलंकार आदि काव्य के किस पक्ष को व्यक्त करते हैं? तो ये जो है काव्य के बाह पक्ष को व्यक्त करते हैं। जिसमें किसी के जीवन की घटना, एक प्रसंग का वर्णन होता है, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। खंड काव्य के उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, जैसे पंचवटी, साकेत, ये सब। पंचवटी, नहुस, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन कौन है? तो ये तीनों ही खंड काव्य हैं। सबसे पहले तो बता दें, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। इसकी जो रचना होती है वो सर्गबद्ध नहीं होती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये रचित है। इसके अलावा बताइए कि कामायनी किसका महाकाव्य है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस काव्य के किस भेद के उदाहरण हैं? तो ये महाकाव्य के उदाहरण हैं। मैंने आपको हालांकि पता भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक रसात्मक अनुभूति है। यह परिभाषा सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा दी गई। काव्य वाचन के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? तो यति, गति, आरोह, अवरोह, ताल और लय, ये काव्य वाचन के महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं। जब हमने हिंदी भाषा में कौशल विकास देखा था तो उसमें हमने कई प्रकार देखे थे, जैसे श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल। अब यहाँ घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किससे संबंधित हैं? काव्य रचना, काव्य गायन, भाव निर्माण। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन जो है वो काव्य वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्य शिक्षण की विधियां हैं अर्थ कथन, विश्लेषण, व्याख्या, ये सभी। शब्दों की वर्तनी का ज्ञान, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, शब्द भंडार की वृद्धि किसके उद्देश्य हैं? तो ये गद्य शिक्षण के हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान से करिएगा। जैसे लिखा है कि गद्य का अर्थ क्या है, जल्दी जल्दी में आप पद्य पढ़ लेते हैं। पद्य का अर्थ क्या है? आपने देखा छंद रहित रचना या छंदबद्ध रचना, आपने छंदबद्ध रचना पे टिक किया और आगे बढ़ गए, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। गद्य में क्या है? पद्यता नहीं होती है, यानी छंद नहीं होंगे, रस नहीं होंगे, अलंकार नहीं होंगे। एक ही ऑप्शन बचा, छंद रहित रचना। भाषा कौशल, भाषण एवं पत्र लेखन किससे संबंधित है? तो गद्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग, अधीर नगरी, ध्रुव शोभनी किस विधा के उदाहरण हैं? ये नाटक के हैं और जो नाटक सम्राट माने गए हैं वो जयशंकर प्रसाद माने गए हैं। उपन्यास मानव के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा या कथन, श्याम सुंदर दास ने कहा। स्मृति की रेखाएं, रचना महादेवी वर्मा की है। इसके अलावा महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, निहार, ये सब। वाचन को किसने अधिगम क्रिया माना? तो डॉक्टर गुलाब राय जो थे, अच्छे ये निबंध लिखा करते थे। वाचन को किसने अधिगम क्रिया माना? तो गुलाब राय ने। गद्य वाचन शिक्षण की विधियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो गद्य वाचन में हम अक्षरबोध, संवेद और ध्वनि साम्य, इन विधियों का उपयोग करते हैं। लेकिन जो समीक्षा विधि है ये मैंने आपको कविता शिक्षण में पढ़ाई थी, तो ध्यान रखिएगा। कथाओं का मूल स्रोत कौन सा है? संस्कृत वाग्मय। अच्छा देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जो कही जाए उसे क्या कहते हैं? जो कही जाए उसको कहानी कहते हैं। निबंध जो होता है जीवन के किसी एक विषय पर सजीवता और उद्दीपन के साथ लिखी गई घटना होती है। उपन्यास का मतलब होता है किसी एक विषय स्थिति को देखते हुए तटस्थ रूप से लिखी जाने वाली रचना।
बाकी जीवनी जो होती है वो किसी भी एक महापुरुष या व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन होती है। असाधारण घटनाओं की श्रृंखला कहानी है, यह हेनरी ने कहा। अब ये बताइए कि हिंदी की पहली जो कहानी थी वो कौन सी थी। नेक्स्ट है, प्लेटो ने मस्तिष्क के लिए किसकी आवश्यकता बताई है, कहानी और संगीत की। इसके अलावा पंच परमेश्वर जो है इस कहानी में सर्जक कौन है, यानी ये पंच परमेश्वर कहानी जो है किसके द्वारा दी गई है, तो प्रेमचंद के द्वारा। बाकी बता दूं कि जयशंकर प्रसाद कहानी सम्राट हैं। कामायनी जो महाकाव्य लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। अब जयशंकर प्रसाद ने कहानी लिखी है, उसका नाम है पुरस्कार, याद रखिएगा। कहानी की संवेदना के संवाहक किसे माना गया है, तो पात्रों को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि तत्वों के आधार पर कहानी के कितने भेद माने गए हैं, तो 4 भेद माने गए हैं। आदर्शवादी कहानियों का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो आदर्श जीवन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द और पद वाक्य किसके अंग हैं, तो ये भाषा के हैं। अरे वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाक्य में अपव्यय क्या है, तो अरे वाह जो है वो अपव्यय है। नेक्स्ट है, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। व्याकरण का दूसरा नाम है शब्दानुशासन। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, देखिए, वीणा स्कूल गया, वीणा स्कूल गई आएगी। पेड़ से खाना लाया, ये गलत है। वीणा किताब पिया, ये भी गलत है। मीना बाजार गई, ये कथन सत्य है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से रखिए इसको। हिंदी व्याकरण किसकी रचना है, तो पंडित कामता प्रसाद की रचना है। व्याकरण से किस बात का ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध रूप का। या यूं कहें कि भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन ही व्याकरण है। व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि बताई गई है। इसके अलावा निगमन विधि भी होती है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, समवाय विधि, ये सब व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। तुलना एवं विश्लेषण, नियमीकरण, निष्कर्ष, प्रयोग और अभ्यास किस विधि के सोपान है, तो ये प्रयोग विधि के। इसके अलावा निगमन विधि के 2 तत्व कौन कौन से हैं, तो वस्तु सूत्र और पुस्तक विधि निगमन विधि के 2 तत्व हैं। तो ये था आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लेक्चर। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करें, और अगर आपके एग्जाम में मदद मिलती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मोटिवेशन का काम होता है। साथ ही सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।